हाय, आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे आपके एनसीईआरटी का टॉपिक है 4.4 मोशन इन ए कंबाइंड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों गिवन है तो कैसे मोशन होगा चार्ज पार्टिकल का, उसको हम लोग देखते हैं आज के वीडियो में। उसमें एक टॉपिक का नाम है वेलोसिटी सिलेक्टर। तो देखते हैं क्या मतलब है इसका। अभी तक हम लोग जान रहे थे, पहले वीडियोस में या दूसरे वीडियोस में सीखा था कि लेट्स से अगर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों गिवन है और कोई चार्ज क्यू प्रोजेक्ट किया हुआ है, तो उस चार्ज क्यू को हम लोग ऐसे लिखते थे। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स होता था वो क्यू इंटू ई होगा, और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो फोर्स होता था वो क्यू इंटू वी क्रॉस, जो चार्ज पार्टिकल के पास अगर वेलोसिटी है वी, तो क्रॉस बी होगा। ठीक है। और यहाँ से अगर आप चार्ज क्यू को कॉमन ले रहे थे तो ये कुछ ऐसा बन रहा था। ठीक है। तो ये ई इलेक्ट्रिक फील्ड को बताता है, अभी यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड को बताता है। तो जो टोटल फोर्स ऑन दैट चार्ज पार्टिकल होगा वो क्यू टाइम्स ऑफ ई प्लस बी क्रॉस बी होगा। और हमको पता था कि सिर्फ अगर मैग्नेटिक फील्ड है, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, तो एक सर्कुलर ट्रेजेक्टरी में पार्टिकल मूव करने लगता था और डेविएट होने लगता था। दोनों है तो किसी पार्टिकल पार्टिकल डेविएट होगा। अब हम लोग देखते हैं कि क्या हो सकता है, यहाँ पे क्या क्या केसेस कंसीडर हो सकता है। तो जैसे हमने ये क्वेश्चन लिखा, यहाँ पे एक नीचे एक फिगर बना हुआ है, आप देख सकते हैं। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पे वाई डायरेक्शन में दिख रहा है। मतलब हमने एक ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस बनाया है जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड वाई डायरेक्शन में है। तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर को अगर लिखें तो मैग्नीट्यूड ऑफ ई, कुछ वैल्यू होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, किस में है, वाई में है। वाई के लिए हम लोग क्या लिखते हैं वेक्टर में, जे से लिखते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, जे यूनिट वेक्टर हो जाएगा। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड को देखिए, मैग्नेटिक फील्ड का एरो हमारा जेड डायरेक्शन में है, तो हम बी वेक्टर को लिख सकते हैं ऐसा, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, और उसके अलोंग का यूनिट वेक्टर। तो हम यहाँ पर के से रिप्रेजेंट करेंगे, के यूनिट वेक्टर से रिप्रेजेंट करेंगे जेड के डायरेक्शन में। ठीक है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारा वो वाई के डायरेक्शन में है, उसको मैंने जे यूनिट वेक्टर से डिफाइन किया है। और जो मैग्नेटिक फील्ड है हमारा वो जेड के डायरेक्शन में है, उसको हमने के यूनिट वेक्टर से डिनोट किया है। तो जब आप अच्छा, वेलोसिटी कहाँ है हमारा, जो वेलोसिटी वेक्टर है वो एक्स के डायरेक्शन में यहाँ पर है। मैग्नीट्यूड ऑफ वी इंटू, उसको हम लिखेंगे आई यूनिट वेक्टर। ठीक है। यहाँ तक एक हमने एक्स वाई जी का एक प्लेन लिया है, जहाँ पे आप देख सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड पे, एंड दीज ऑल इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ परपेंडिकुलर है वेलोसिटी पे। तो v है x पे, इलेक्ट्रिक फील्ड है y पे, और मैग्नेटिक फील्ड है z पे। एक ऐसा कॉन्फ़िगरेशन लेना चाहते हैं जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड वेलोसिटी ऑफ दैट चार्ज पार्टिकल तीनों का तीनों परपेंडिकुलर है ईच अदर से। ठीक है। यहाँ तक ये ऑलरेडी दिया हुआ है, ऐसा कॉन्फ़िगरेशन बनाया गया है। अगर ये ऐसा कॉन्फ़िगरेशन है तो क्या क्या बातें बन सकती हैं उसको हम लोग देखेंगे। तो हमने क्या किया, वेक्टर फॉर्म में हमने लिख दिया कि ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लिखेंगे मॉड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू, चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वाई डायरेक्शन में है तो उसका यूनिट वेक्टर जे। मैग्नेटिक फील्ड के लिए लिखेंगे वेक्टर फॉर्म में मॉड ऑफ बी, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ बी, और उसका डायरेक्शन जे, जी के लिए, जेड के लिए के यूनिट वेक्टर, एंड वेलोसिटी एक्स में है तो वेलोसिटी का मॉड और उसका यूनिट वेक्टर आई। ठीक है। अब ये हमारी इक्वेशन थी, ये हमारी इक्वेशन थी। इस इक्वेशन में हमको कैलकुलेट करना है ये v क्रॉस p। ई का तो पता है, ई की वैल्यू डायरेक्टली हम यहाँ से यूज कर लेंगे। बट जब आप v क्रॉस b कैलकुलेट करोगे, क्रॉस प्रोडक्ट, तो हम v के लिए लिखेंगे मॉड ऑफ v, और उसका यूनिट वेक्टर i, क्रॉस b के लिए लिखेंगे मॉड ऑफ b और उसका यूनिट वेक्टर k। ठीक है। तो v क्रॉस b की जो वैल्यू आएगी, मॉड ऑफ v को v लिखते हैं, मॉड ऑफ b को b लिखते हैं vb, और बेसिकली क्या हो जाएगा i क्रॉस k। और वेक्टर से आप जानते हैं i क्रॉस k क्या देगा। लेट से अगर आपके पास ऐसा कुछ वेक्टर है i j एंड k, अगर आप क्लॉकवाइज
आई क्रॉस जे कैलकुलेट करते हैं तो के मिलता था, जे क्रॉस के करोगे तो आई मिलेगा, के क्रॉस आई करोगे तो जे मिलेगा। बट यहाँ पे हमको क्या करना है, आई क्रॉस के करना, मतलब एंटी क्लॉकवाइज करना है। तो आई क्रॉस के करेंगे तो हमको मिलेगा माइनस ऑफ जे, माइनस ऑफ जे मतलब इसकी जो वैल्यू आई वी क्रॉस बी की वी बी, और इसकी वैल्यू आई माइनस जे, तो माइनस को हम यहाँ लिख देते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इस वैल्यू को, ये जो इक्वेशन नंबर 1 है हमारा, इसमें रखते हैं। हमारे पास था एफ वेक्टर इक्वल टू क्यू टाइम्स ऑफ ई। ई क्या है, मॉड ऑफ ई इंटू उसका यूनिट वेक्टर क्या है बताओ, जे है, तो जे माइनस वी क्रॉस बी, वी क्रॉस बी का वैल्यू है वी बी, और ये जे, ठीक है। ये माइनस के साथ है तो पहले हमने माइनस लिखा, तो ये बना हमारे पास। अगर ऐसा कॉन्फ़िगरेशन है जहां पे मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड वेलोसिटी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो जो नेट फोर्स ऑन दैट चार्ज आएगा वो Q इन ब्रैकेट E ऑफ J, मतलब ये क्वांटिटी हमारी प्लस है, ये क्वांटिटी हमारी प्लस में है और ये क्वांटिटी हमारी माइनस में। यूनिट वेक्टर सिर्फ J आ रहा है। अगर हम इसको रिप्रेजेंट करें फिर से उसी डायग्राम में, सिर्फ इस दोनों टर्म को, तो ये जो क्वांटिटी है, अगर इसको अगर नहीं समझ में आ रहा तो एक बार और ब्रेक करके लिख लो। इसको तुम ऐसे लिख सकते हो, Q टाइम्स E ऑफ J माइनस Q टाइम्स VB ऑफ J, ऐसे लिख सकते हैं। Q से हमने अंदर मल्टीप्लाई किया। अच्छा, अब देखो ध्यान से, ये जो टर्म है ये हमारा पॉजिटिव है, तो J यूनिट वेक्टर पॉजिटिव में जाएगा, और ये जो टर्म है हमारा, ये टर्म हमारा क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, J हमने कहा y के लिए है, तो ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, और ये कुछ z एक्सिस है। तो अभी हम देख पा रहे हैं यहाँ पर पॉजिटिव वाला टर्म क्या है, Q इंटू ई है, तो ये पॉजिटिव J ऊपर ड्रॉ करेंगे, ई मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं मैं, माइनस J निगेटिव वाला टर्म किधर जाएगा, y के निगेटिव में जाएगा। हम उसको ग्रीन कलर से ड्रॉ करते हैं, ठीक है, साइन कन्वेंशन ले लिया। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कॉन्फ़िगरेशन इस टाइप का है हमारा, इस टाइप का कॉन्फ़िगरेशन है, तो जो फोर्स आएगा चार्ज पार्टिकल पे वो कुछ इस तरह का आएगा। मतलब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फोर्स जो है, जो फोर्स ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से आ रहा है, वो फोर्स ड्यू टू द मैग्नेटिक की वजह से जो आ रहा है, वो दोनों अपोजिट में आ रहा है, वो दोनों एग्जैक्टली अपोजिट में आ रहा है, ठीक है। नाउ लेट से किसी भी तरह इस इक्वेशन में वी बी की वैल्यू या फिर ई, अगर ई एंड बी की वैल्यू कुछ इस तरह से सिलेक्ट की जाए, इस तरह से मैनिपुलेट किया जाए, इस एफ की वैल्यू 0 हो जाए। एफ की वैल्यू क्या हो जाए, नेट फोर्स जो है हमारा 0 हो जाए। अगर ऐसा केस होता है कि जो टोटल फोर्स है चार्ज पे वो 0 हो जाए, मतलब आपके पास इक्वेशन क्या बनी, अब जो इक्वेशन बनी वो Q टाइम्स ऑफ E माइनस VB बनी थी मैग्नीट्यूड में। तो आप इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड को मैनिपुलेट करो, रखो कि जो टोटल फोर्स है वो एग्जैक्टली एक दूसरे के अपोजिट में जाए और नेट फोर्स उस चार्ज पार्टिकल पे 0 हो जाए। वही मैंने लिखा है कि अगर टोटल फोर्स ऑन द चार्ज इज 0, तो क्या होगा कि दैट चार्ज विल मूव इन द फील्ड अनडिफ्लेक्टेड। तो जो चार्ज है, जो वी वेलोसिटी x पे था, वो डिफ्लेक्ट नहीं करेगा, रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, वो अनडिफ्लेक्टेड ही मूव करेगा। तो इसका मतलब अनडिफ्लेक्टेड मूव करने के लिए, क्योंकि नाउ द नेट फोर्स ऑन दैट चार्ज इज बैलेंस, जो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो फोर्स आ रहा था वो बैलेंस हो रहा है इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से, उस केस में चार्ज का जो मोशन होगा उस गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड में, वो डिफ्लेक्ट नहीं करेगा, रिफ्लेक्शन नहीं होगा, जो अभी तक हो रहा था, अभी तक जितना पढ़ रहे थे।
अनडिफ्लेक्टेड वो चार्ज पार्टिकल मोशन में रहेगा। तो उस केस के लिए अगर चार्ज पार्टिकल को आपको डिफ्लेक्ट नहीं कराना है तो आपको इस तरह कॉन्फ़िगरेशन बनाना पड़ेगा और इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू इस तरह से रखनी होगी कि नेट फोर्स हमारा जीरो हो जाए। और अगर ऐसा जीरो होता है, अगर नेट फोर्स हमारा जीरो होता है तो हम कह सकते हैं कि इफ दिस एफ इजकल टू जीरो, इफ एफ इज नेट फोर्स इजकल टू जीरो, then this q is equal to E minus Vb, and it is then QE is equal to Vb। और जो पार्टिकल की वेलोसिटी निकल के आएगी, that velocity is QE by V। नाउ चार्ज Q तो Q है, Q लेट से आपने चार्ज ले लिया, तो आपको ऐसी वेलोसिटी अगर निकालनी है जो जो जिस जिसके वजह जो पार्टिकल की वो वेलोसिटी हो जो पार्टिकल या चार्ज पार्टिकल डिफ्लेक्ट नहीं कर रहा हो गिवन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड में, तो वो होगा क्यू ई बाई बी, क्यू टाइम्स ऑफ ई बाई बी। ठीक है, नाउ सॉरी, इसको आप इस तरह से अगर क्यू को भी इंडिपेंडेंट करना है तो क्योंकि ये जीरो हो गया हमारा, तो यहाँ से हम लोग इसको जीरो कर सकते हैं। सो इट्स जस्ट ई बाई बी, क्यू हमारा जीरो हो जाएगा, राइट। सो E इजकल टू वी बी, सो V इजकल टू E बाई बी। तो आपको E एंड B को चेंज करना है ओनली और आपको वेलोसिटी मिल जाएगी। ठीक है, इसी को बोलते हैं, आप इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड को सिलेक्ट इस तरह करो कि आपको एक ऐसी वेलोसिटी चार्ज पार्टिकल की मिले जो अनडिफ्लेक्टेड मूव कर रहा हो। ठीक है, इसी को बोलते हैं वेलोसिटी सिलेक्टर। इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके आगे पढ़ते हैं, उसका नाम है 4.4.2 में साइक्लोट्रॉन। एक्चुअली साइक्लोट्रॉन का यूज वहां किया जाता है जहां लेट से अगर आपको किसी आयंस का या किसी चार्ज पार्टिकल का वेलोसिटी को इंक्रीज करना है, बेसिकली काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज करना, बढ़ाना है, तो अगर आपको गिवन आयंस का या गिवन चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी को बढ़ाना है, इनडायरेक्टली काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाना है, क्योंकि हम लोग जानते हैं काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। अगर वेलोसिटी बढ़ जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी हमारा बढ़ जाएगा। तो कैसा कॉन्फ़िगरेशन है यहाँ पर कि यहाँ पर दो सेमी सर्कल टाइप का प्लेट्स है। एक प्लेट ऐसा है, ये ऐसा प्लेट है सेमी सर्कुलर टाइप का मान लो, और कुछ गैप पे एक और प्लेट है, इसको बोलते हैं डी प्लेट। क्योंकि ये डी शेप का दिख रहा है इसलिए इसका नाम है डी, इसको बोलते हैं डी। और इस दोनों प्लेट के बीच में थोड़ी सी गैप है, ये गैप, दोनों प्लेट के बीच में थोड़ा सा गैप मेंटेन है। अब क्या किया गया, इस दोनों प्लेट को एक एसी सोर्स के साथ, अल्टरनेटिव करंट सोर्स के साथ ऐड कर दिया गया, लगा दिया गया, दो वायर लिया गया और दोनों प्लेट को एक अल्टरनेटिव करंट के साथ जोड़ दिया गया। अल्टरनेटिव करंट क्या करेगा, बेसिकली उसकी पोलैरिटीज को चेंज करता रहेगा। कभी एक लेफ्ट साइड का प्लेट पॉजिटिव होगा तो राइट साइड का प्लेट निगेटिव कर देगा। तो पोटेंशियल पॉजिटिव से निगेटिव होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से निगेटिव लगता है, आपको पता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन लेफ्ट से राइट जाएगा। अल्टरनेट करंट क्या करेगा, कुछ टाइम बाद उसकी पोलैरिटी को फिर से रिवर्स कर देगा। अब जो निगेटिव था वो पॉजिटिव प्लेट हो जाएगा और जो निगेटिव प्लेट है वो, जो पॉजिटिव प्लेट है वो निगेटिव प्लेट हो जाएगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड हम जानते हैं ऑलवेज पॉजिटिव टू निगेटिव लगता है, तो पॉजिटिव से निगेटिव, हायर पोटेंशियल से लो पोटेंशियल हमारा पॉजिटिव से निगेटिव लगने लगी। तो ये जो इसी का नाम यहाँ पे ऑसिलेटर से दिया है स्पीकर में। तो आप देख पा रहे हो D1 एंड D2 हमारा दो प्लेट्स है जिसको डी प्लेट बोलते हैं। ठीक है, तो ये D1 D2 हमारा कुछ इस टाइप का प्लेट्स है। इस दोनों प्लेट्स को, ये वाला जो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ, दिख नहीं रहा होगा सही से, D1 कौन सा प्लेट है, ये हमारा D1 प्लेट है, ठीक है, और ग्रीन कलर से ये D2 प्लेट है। D1 D2 दो प्लेट है, इसको मैं कलर कर देता हूँ। ये कुछ प्लेट है ऐसा, इसको डी के नाम से हम लोग जानते हैं। एक ग्रीन कलर का प्लेट है
यहाँ पे बस नॉर्मल क्लेचर के लिए मैं यूज कर रहा हूँ एक येलो कलर का प्लेट। तो यहाँ पे D1 एंड D2 दोनों प्लेट किससे जुड़ा हुआ है, एक एसी सोर्स है, ये एसी सोर्स है हमारा, एसी सोर्स है। वो एसी सोर्स क्या करता है कि इस एक बार में ये पॉजिटिव होगा, तो ये वाला प्लेट क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, मतलब कुछ पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल्स इस तरह से बनेंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा जनरेट होगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा उस केस में अगर ये पॉजिटिव नेगेटिव है तो इस दोनों प्लेट के बीच में कैसे लगेगा, ऐसे लगेगा, ठीक है। कुछ टाइम के बाद ये एसी सोर्स, इसका नाम ही है अल्टरनेट करंट सोर्स, वो इसकी पोलैरिटी को चेंज कर देगा। अब ये जो ग्रीन वाला जो नेगेटिव था वो अब हो जाएगा पॉजिटिव, और ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव। और अगर ऐसा हो गया तो अंदर का इलेक्ट्रिक जो स्पेस है छोटा सा, सॉरी, जो अंदर अंदर का जो स्पेस है छोटा सा, वो क्या हो जाएगा, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अब क्या होगा, चेंज हो जाएगा। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो, तो ये ऑसिलेटर का वो काम है। अभी तक मैंने इतनी बात बोली, वी हैव टू प्लेट्स, वन इज हेयर इज ए येलो कलर, द नेम इज गिवन इज D1, दिस D इज जस्ट जनरली रिप्रेजेंट द शेप ऑफ द प्लेट, सो ये D शेप का है इसलिए इसका नाम D1 है। सो वन प्लेट इज हेयर इज येलो कलर, अदर अनदर वन इज green color. These two plates are well separated by a small distance. Now, also these two plates are connected with a source that is called alternating current source. This AC source is trying to change its potential or its polarities. So let's say at one time yellow becomes negative and green becomes positive. तो जैसे ही अगर येलो नेगेटिव है ग्रीन पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ हमारा एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस स्मॉल गैप में। इन द सेकंड केस, लेट्स से AC ने उस प्लेट की पोलैरिटीज को चेंज कर दिया, देन येलो बिकम्स पॉजिटिव एंड द ग्रीन बिकम्स नेगेटिव, तो क्या होगा, येलो से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा और ग्रीन में जाएगा। तो ये सारी घटना इलेक्ट्रिक फील्ड जो जनरेट हो रहा है वो कहाँ पर हो रहा है, वो स्मॉल गैप में हो रहा है। अब आते हैं दूसरी चीज पे, इतना तो दिक्कत नहीं है। ये जो स्मॉल स्मॉल डॉट दिख रहा है, ये स्मॉल स्मॉल जो डॉट है वो बेसिकली जो ब्लू कलर का डॉट दिख रहा है ना छोटा छोटा, वो क्या है, वो बेसिकली है हमारा मैग्नेटिक फील्ड। क्या है वो, मैग्नेटिक फील्ड। वो जो स्मॉल स्मॉल डॉट है हमारा वो हमारा है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब इसका डायरेक्शन क्या है मैग्नेटिक फील्ड का, ये जो छोटे छोटे डॉट्स हैं इस प्लेन पे परपेंडिकुलर है, आपके तरफ आ रहा है। डॉट से पहले भी बताया है, डॉट का मतलब वो आपके तरफ आ रहा है, ठीक है, डॉट से वो मतलब वो आपकी तरफ आ रहा है। तो इस गिवन सिस्टम में मैग्नेटिक फील्ड हमारा ऑलवेज क्या है, परपेंडिकुलर है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब हो क्या रहा है, ये अरेंजमेंट क्यों किया गया, अभी मान लो सेंटर पे, इस प्लेट के गैप के सेंटर पे जो P पॉइंट है, किसी आयंस को रख दो, किसी चार्ज पार्टिकल को रख दो, ठीक है। जैसे ही तुम उसको रखोगे, लेट्स से उस पे इलेक्ट्रिक, उस वाले गैप में लेट्स से इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारा पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ, वो आयंस पे जैसे ही फोर्स लगेगा वो इधर आएगा, और जैसे ही इसमें आया, इस वाले शेप में मैग्नेटिक फील्ड्स हैं हमारे, मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा, उसको उसको रोटेट करेगा, सर्कुलर मोशन देगा, ठीक है। जैसे ही सर्कुलर मोशन देगा वो ऐसा सर्कुलर पाथ में मूव करना शुरू कर देगा और यहां पहुंचेगा। अब जैसे यहां पहुंचा, ये जो ऑसिलेटर है अब इसको बना देगा पॉजिटिव और इसको बना देगा निगेटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा पॉजिटिव से निगेटिव ऐसे लगने लगेगा। तो इस वाले पॉइंट पे उसको एक फोर्स लगेगा, कौन सा फोर्स, Q इक्वल टू F इक्वल टू Q टाइम्स E, इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस चार्ज पार्टिकल को क्या करेगा, बहुत तेजी से मूव करा देगा, बहुत तेजी से मूव करा देगा। अब वो फिर से D1 में आया, जैसे D1 में आया उसको मैग्नेटिक फील्ड की वजह से उसको रोटेशन मिलेगा। अच्छा, D1 में इस वाले शेप में या उस वाले शेप में हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड ही है, ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली इन द गैप में है। तो क्या करेगा, इसको फिर इसको रोटेट कराएगा। अब ये यहाँ पहुंचा, यहाँ पहुंचा, फिर से उसको, अब ये ऑसिलेटर क्या करेगा, इसके डायरेक्शन को चेंज कर देगा, अब इसको पॉजिटिव बना देगा और इसको
नेगेटिव बना देगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमारी क्या हो जाएगी, अब इस डायरेक्शन में हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। अब यहाँ पे जैसे पहुंचा, ये इसको क्या करेगा फिर से और एक्सलेट कर देगा, फिर ये इसमें पहुंचा। ऐसे ऑब्जर्व करो कि जितनी बार वो चार्ज पार्टिकल उस गैप में पहुंच रहा है उसकी वेलोसिटी इनहांस हो रही है, बढ़ रही है, और वेलोसिटी बढ़ने की वजह से उसका रेडियस भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। पहले रेडियस कुछ छोटा था, ये था, फिर ये रेडियस ये हो गया, फिर ये रेडियस ये हो गया, तो उसका रेडियस बढ़ता रहेगा। और एक टाइम आएगा ये रेडियस बढ़ते 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 ये जो D1 है, जो D है हमारा, उसके रेडियस के बराबर होगा। और जिस टाइम पे उसके रेडियस के बराबर होगा, तो मान लेंगे अप्रोक्सीमेट उस रेडियस के बराबर होगा, वो पार्टिकल हमारा यहाँ से एग्जिट हो जाएगा, निकल जाएगा। तो पार्टिकल वहां से क्या हो जाएगा, एग्जिट हो जाएगा, निकल जाएगा। ठीक है, ये था उसका ये इसका मैकेनिज्म था। और इस सारे मैकेनिज्म को हम लोग बोलते हैं साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन इसलिए बना गया ताकि आप आयंस के वेलोसिटी को, आयंस की एनर्जी को बढ़ा सकें। तो ये जितनी बातें मैंने बोली है वो यहाँ पे लिखी हुई है, मैं इसको फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहला लाइन लिखा है, दी cyclotron uses both electric and magnetic fields in a combination to increase the energy of the charged particle। ये यहाँ से मैंने स्टार्ट किया था बोलना, तो ये पहला लाइन है। साइक्लोट्रॉन यूज इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों करता है। मैग्नेटिक फील्ड हमने देखा डी वाले सेक्शंस में है, इवन गैप में भी है, बट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हमारा एक्टिवेट होता है दैट गैप में, स्मॉल गैप में। ये दोनों कॉम्बिनेशन यूज करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि जो सिस्टम में चार्ज पार्टिकल्स है उसकी एनर्जी को, उसकी वेलोसिटी को बढ़ा सके। नंबर 2 पॉइंट, नंबर ये 1 था, पॉइंट नंबर 2, एज द फील्ड्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर दे आर कॉल्ड क्रॉस फील्ड। कौन सा फील्ड परपेंडिकुलर है, हमने बताया मैग्नेटिक फील्ड को डॉट प्रोडक्ट से दिखाया यहाँ पे, मतलब वो ऐसे ऊपर आता हुआ दिखाया। बट मैग्नेटिक फील्ड हमेशा कैसे लग रहा है, इस डायरेक्शन में लग रहा है। तो ये दोनों क्या हो गए हमारे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है मान लो, मैग्नेटिक फील्ड तुम परपेंडिकुलर जो प्लेन है दोनों में 90 डिग्री है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों क्या है हमारे, परपेंडिकुलर है। तो इसलिए पॉइंट नंबर 2 है कि एज फील्ड्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर ईच अदर है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रॉस फील्ड भी बोलते हैं, क्रॉस फील्ड बोलते हैं। पॉइंट नंबर 3, दिस इंश्योर दैट द पार्टिकल इज ऑलवेज एक्सीलरेटेड बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड। कौन कौन फील्ड है जो पार्टिकल की वेलोसिटी को एक्सीलरेट कर रहा है, पार्टिकल को ज्यादा एनर्जी इंपार्ट कर रहा है, ज्यादा वेलोसिटी दे रहा है, कौन एक्सीलरेट कर रहा है बेसिकली, तो वो है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वही कह रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बेसिकली पार्टिकल को एक्सीलरेट कर दे रहा है। सो जितनी बार एक्सीलरेशन बढ़ेगा बेसिकली उतनी बार उस पार्टिकल का हमारा क्या बढ़ेगा, वेलोसिटी बढ़ेगा, और वेलोसिटी अगर बढ़ेगा इस केस में तो एनर्जी हमारा पार्टिकल का बढ़ जाएगा। पॉइंट नंबर 4, क्योंकि हम जानते हैं कि पार्टिकल एक्सीलरेट हो रहा है ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उसकी एनर्जी बढ़ेगी, और अगर एनर्जी बढ़ेगी तो बेसिकली क्या देख रहे थे हम लोग, रेडियस जो है मैग्नेटिक फील्ड की वजह से वो मूव कर रहा था, वो रेडियस पार्टिकल का वो बढ़ता जाएगा। सो एज एनर्जी इंक्रीजेस द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ आल्सो इंक्रीजेस, सो द शेप दैट पार्टिकल ट्रैवल इन अ गिवन सिस्टम इज कॉल्ड स्पाइरल वन। तो स्पाइरल शेप में पार्टिकल ऐसे स्टार्ट करेगा, फिर बढ़ता जाएगा, फिर और बढ़ेगा, फिर और बढ़ेगा, एंड सो ऑन। एक टाइम आएगा जब उसका रेडियस, स्पाइरल का रेडियस अगर डी, जो गिवन डी तुमने मेटल का वो बनाया था, उसके रेडियस के बराबर हो जाएगा, वो पार्टिकल हमारा वहां से निकल जाएगा। ठीक है, सो ए हाई फ्रीक्वेंसी अल्टरनेटिंग वोल्टेज इज अप्लाइड एट द डी। ये मैंने बताया है कि एसी वोल्टेज हम लोग हाई फ्रीक्वेंसी वोल्टेज अप्लाई करते हैं दोनों डी पे। क्यों करते हैं, क्योंकि ताकि हम उसके पोलैरिटीज को चेंज कर सकें। जैसे ही पार्टिकल एक डी में पहुंचे वो वाला पॉजिटिव हो जाए, दूसरा वाला निगेटिव हो जाए, और पार्टिकल का एक्सीलरेशन को वो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ा दे। एंड द लास्ट पॉइंट, द आयंस आर रिपीटेडली एक्सीलरेटेड अक्रॉस द डी। उस डी में आयंस जो है हमारा कंटिन्यूअसली एक्सीलरेट हो रहा है, और फाइनली वो अपनी एनर्जी को रिक्वायर्ड कर रहा है, और जैसे ही उसका रेडियस अप्रोक्सीमेटली डी के रेडियस के बराबर हो जाएगा, पार्टिकल हमारा सिस्टम से बाहर निकल जाएगा हाई वेलोसिटी के साथ। तो ये जो टाइम पीरियड है, कोई तुमसे पूछे कि कितना टाइम पीरियड तक पार्टिकल उसके अंदर रहा, क्वेश्चन, तो टाइम पीरियड कैसे निकालोगे, पिछले क्लास में पढ़ाए थे। तो अभी यहाँ पर क्या है, एक सेमी सर्कुलर डी है, तो टाइम पीरियड अगर कोई पूछे कि टाइम पीरियड इन अ गिवन डी, किसी एक डी में ले लो,
तो क्या होगा टोटल टाइम पीरियड, अगर वो सर्कुलर मूव करता, बट यहाँ पे हाफ है तो T/2 हो जाएगा। और टाइम पीरियड निकालना तुमको पता है, कैसे निकालते हैं टाइम पीरियड? हम जानते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स mv² बाई आर बराबर होता था क्यू वी बी से, इससे बराबर होता था। तो ये वी कट जा रहा था हमारा, ठीक है। अच्छा, यहाँ से अगर तुम v इक्वल टू ओमेगा आर रख दो, m ओमेगा आर बाई आर इक्वल टू क्यू बी, तो फ्रीक्वेंसी अगर तुमको निकालना है तो क्यू बी बाई एम हो जाता, ठीक है। और हम लोग जानते हैं ओमेगा इक्वल टू फ्रीक्वेंसी अगर निकालना है तो 2πf होता है, तो f इक्वल टू हम लोग जानते हैं ओमेगा बाई 2π हो जाएगा यहाँ से। तो ओमेगा हमारे पास क्यू बी बाई एम है, ये 2π ऑफ एम हो जाएगा। और अगर टाइम पीरियड निकालना है, इसको बाद में हाफ कर लेना, तो दिस टाइम पीरियड इज 1/f होता है, तो इसको हम करेंगे तो 2πm/QB होता है। तो T/2 करेंगे मतलब, तो वो हमारा 1 D के अंदर का टाइम पीरियड होगा, और ये उसकी फ्रीक्वेंसी होगी। ये हर्ट्ज में इसकी यूनिट होगी, और इसकी यूनिट रेडियन पर सेकंड में होगी, ठीक है। और इसकी सेकंड में होगी यूनिट, राइट। अब अगर तुमसे कोई पूछे कि वो रेडियस बताओ, वो रेडियस बताओ जिस टाइम में पार्टिकल उस डी सिस्टम से एग्जिट कर रहा हो, कैसे निकालेंगे वो रेडियस? और अगर तुमको बता रहा हो क्वेश्चन में कि वो रेडियस पाने के लिए पार्टिकल के पास उतनी एनर्जी आ गई है, अगर क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन है कि पार्टिकल के पास उतनी एनर्जी आ गई है तो इजी है। तो हम जानते हैं काइनेटिक एनर्जी अगर गिवन है तो वो होगा हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। तो अगर ये गिवन है तो यहाँ से मास गिवन है पार्टिकल का, यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा? वेलोसिटी मिल जाएगी। और अगर वेलोसिटी मिल गई, हमको पूछा है रेडियस क्या होगा, किस रेडियस से पार्टिकल बाहर निकलेगा, वो क्वेश्चन ने पूछा है। अगर हमको वेलोसिटी मिल गई तो ये इक्वेशन हम यूज करेंगे, वेलोसिटी पता है, आर निकालना है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा एम वी बाई आर इक्वल टू क्यू बी। बाकी चीजें गिवन है, क्यू गिवन है, बी गिवन है, मान लो हमको आर पूछो तो उस टाइम में आर किसके बराबर होगा? रेडियस ऑफ द डी के बराबर होगा, ठीक है। ये जो आर इक्वल टू आर हो जाएगा, तो दिस आर इक्वल टू एम वी बाई, यहाँ से हमको रेडियस मिल जाएगा, रेडियस ऑफ डी मिल जाएगा। मान लो अगर ऐसा क्वेश्चन